लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 5 तक बात कर ली थी, 6 से बात करेंगे। सेक्शन 4 हमने पढ़ा है किसका, MOA, और सेक्शन 5 हमने पढ़ा है किसका, AOA। इसके पहले सेक्शन 3 पढ़ा था किसका, फॉर्मेशन। ये सब बड़े बड़े सेक्शन चल रहे हैं, इसलिए एक क्लास में एक ही सेक्शन हो पाता है। आज सेक्शन 6 एक छोटा सा सेक्शन है वो, और फिर एक बड़ा सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 6 से एक्ट टू ओवरराइड MOA, एक्ट टू चलो ध्यान से सुनना, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 4 तो अच्छे से याद है आप लोगों को सारे क्लोज, इधर से करें। 5 में मैंने आपको बताया इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे हुए होते हैं, आर्टिकल में। मेमोरेंडम जैसे किसी कंपनी का ढांचा होता है, आर्टिकल इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल हमें बताता है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल के अंदर हम लोगों को जो भी क्लोज डालने हैं वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, और इन्होंने खुद से भी एक मॉडल आर्टिकल बना रखे हैं, उनकी हेल्प ले सकते हो। इसमें एंट्रेंचमेंट की एक इंपॉर्टेंट बात करी है अपन ने कि आप आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू मेक सम प्रोविजन मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दे ऑलरेडी आर, ठीक है। किसी प्रोविजन को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव या और ज़्यादा प्रोटेक्टिव या डिफिकल्ट बनाना। एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर कोई बंदा ये देखता है कि मैं अभी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और बाद में कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मुझे MD की पोस्ट से हटा देगा, तो वो बंदा ये देखता है कि भैया मैं तो हटना नहीं चाहता, तो वो एंट्रेंचमेंट का क्लोज डाल सकता है कि आपको भविष्य में कभी भी मुझे हटाना हुआ या किसी को भी MD को हटाना हुआ तो आपको 95% कंसेंट चाहिए, नॉर्मल SR से हटा नहीं सकते, तो आप ये एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो। ये एंट्रेंचमेंट आप कंपनी स्टार्ट करते वक्त भी डाल सकते हो या फिर फॉर्मेशन के बाद भी डाल सकते हो। फॉर्मेशन के बाद डालोगे तो प्राइवेट कंपनी में आपको सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 75%, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप लोगों को एंट्रेंचमेंट का क्लोज डालना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, प्राइवेट कंपनी में बाय द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और आफ्टर फॉर्मेशन, कभी भी आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें अपन ने ये भी देखा था कि ये डिबेटेबल है कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, क्योंकि ये 2013 वाले एक्ट में डाली गई, 1956 वाले एक्ट में नहीं। किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये डाल रहे हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप इस इंटेंशन के साथ एंट्रेंचमेंट डाल रहे हो कि कंपनी पे अच्छे बुरे समय में सिर्फ मेरा ही कब्जा रहे, तो फिर वो खराब भी हो सकता है। अब एंट्रेंचमेंट आपने जिस भी चीज़ पे डाला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंट्रेंचमेंट डाल के खुदा बन जाओगे। आपको कोर्ट में चैलेंज तो किया ही जा सकता है। जैसे आपने किसी चीज़ में एंट्रेंचमेंट डाला है, ये MD वाली बात में ही डाला है, और एक मैं MD हूँ और मेरे बाद मेरा लड़का लड़के और उसका लड़का ही MD बनेगा, तो कोई भी बोर्ड शेयर होल्डर्स में से कोर्ट में जाकर इस चीज़ की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी को चेक कर सकता है, और फिर वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो सर्वपरे होगा, फिर आपके एंट्रेंचमेंट का कोई मतलब, ये बात भी याद रखना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आप एंट्रेंचमेंट फॉर्मेशन के बाद डालो तो आप ROC को फाइल कर दो। फिर मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल जो होते हैं उसमें मॉडल आर्टिकल्स 5 तरह के होते हैं। टेबल F से लेकर FJHIJ तक 5 टेबल है। 5 टेबल मेमोरेंडम की है, 5 टेबल आर्टिकल है। जो 5 टेबल आर्टिकल की है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, पहली होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर होती है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग, इनमें हैविंग पहले है, फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, फिर अनलिमिटेड हैविंग और अनलिमिटेड नॉट हैविंग। इस तरीके से 5 टेबल है। अगर आप मॉडल आर्टिकल्स की किसी भी क्लोज को अडॉप्ट करना चाहते हो तो एज इट इज अडॉप्ट कर सकते हो, बट अगर आपने मॉडल आर्टिकल की किसी भी क्लोज को, किसी भी रेगुलेशन को अडॉप्ट भी नहीं किया, मॉडिफाई भी नहीं किया, एक्सक्लूड भी नहीं किया, तो फिर वो आप पे सेम मैनर और सेम एक्सटेंट में एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल में मॉडल आर्टिकल की चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया। करना चाहिए था आपको, या एक्सक्लूड करना चाहिए था, आपने एक्सक्लूड भी नहीं किया। मेन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर ये लिख देते इंक्लूड नहीं करा तो हम इंक्लूड मान लेंगे, तो वो तो ज़बरदस्ती हो जाती। आपने मॉडल आर्टिकल में 25 ज़बरदस्ती की चीज़ें डाला कि मैं अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल में वो नहीं डालना चाहता। आप कौन होते हो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने वाले? आर्टिकल तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, ये तो मेरा इंटरनल मैनेजमेंट है, मैं कैसे चलाना चाहता हूँ मेरी मर्जी। जैसे आज अगर मान लो कि हमने ये सिस्टम लगा रखा है कि CA की क्लासें हम सुबह चलाएंगे, ठीक है, और बाकी की क्लासें हम शाम को चलाएंगे, ठीक है, ये हमारा रूल है, ये हमारा इंटरनल रूल है। अब अगर मान लो दूसरी कोचिंग में कुछ और भी चलता हो तो वो चलाए, मैं तो ऐसे चलाऊंगा। अब सरकार कोई मॉडल आर्टिकल ले आए कि भैया अब से ऐसा नहीं होगा, अब से ये क्लास सुबह चलेगी और ये क्लास, तो वो फिर मेरे ऊपर ऐसा हो गया ना, यार मैं क्यों इसको फॉलो करूँ, मेरे लिए ये फिट नहीं बैठ रहा है ये रेगुलेशन,
तो मैं क्या करूंगा, अपने मॉडल आर्टिकल, अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल में मॉडल आर्टिकल की क्लोज को एक्सक्लूड कर दूंगा कि नहीं आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली चीज हम नहीं मानेंगे, टाइम तो हम हमारे हिसाब से रखेंगे, लेकिन आप उसको इंक्लूड भी नहीं कर रहे, एक्सक्लूड भी नहीं कर रहे, इसलिए वो आप पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। बराबर याद रखना एक एक चीज। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था आर्टिकल से एक रूल निकल कर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और उससे एक रूल निकल कर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल ये कहता है कि जब भी आप अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को बनाओ तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो जब भी कोई कंपनी के साथ डील करता है तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इफ ही इज नॉट अवेयर वी विल डीम दैट ही मस्ट हैव बीन अवेयर, हम तो ये मान लेंगे कि वो अवेयर होगा, उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़े होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंप्लाइड नोटिस। सो गया होगा, मुंह तो धो के आता, ऐसे उठ के आ गया, अभी यहाँ भी सोएगा। ज्यादा तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू 15 मिनट और जग पाएगा ज्यादा से ज्यादा। पेपर कैसा गया तुम्हारे, तो पूछा ही नहीं मैंने। खास नहीं गया, क्यों हैं? तो लिख के आ जाते कुछ भी, मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख देते। अबे लॉ में तो सही लिखा होगा तुमने, वो तो सारा लल्लू पेपर था, और उसे नंबर नहीं मिलेंगे अलग बात है। तेरा कैसा गया दिव्यांश पेपर बेटा? बढ़िया ही आते पेपर, तो रिजल्ट बढ़िया नहीं आते। चलो अब मेमोरेंडम और आर्टिकल, फिर हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बाद बात करी कि इंडोर मैनेजमेंट। मैंने इंडोर मैनेजमेंट में आपको बताया कि जब भी कोई बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो उसके ऑफिसर के साथ डील करता है, डॉक्यूमेंट के साथ डील नहीं करता, तो उसने डॉक्यूमेंट सारे पढ़े हुए जरूरी नहीं है। तो इंडोर मैनेजमेंट का रूल ये कहता है कि जब भी हम कंपनी के साथ डील करते हैं तो जरूरी नहीं है हमने आपके इंटरनल अफेयर्स की भी जानकारी होगी, ठीक है, हम ये मानते हैं हमें नहीं होगी इनकी जानकारी। हम आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट, आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपने उसे प्रॉपर्ली वेरीफाई करवाया होगा, प्रॉपर्ली साइन किया होगा, ये सब आपका इंटरनल मैटर है, आपने किया होगा, मैं तो ये मान लूंगा कि आपने किया ही होगा। ये 3 केस में इंडोर मैनेजमेंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, इंटरनल मैनेजमेंट में छानबीन करनी चाहिए। किन 3 केसेस में? फॉर्जरी के केस में, नेग्लिजेंस के केस में, और नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी के केस में। अगर इरेगुलरिटी और आपको नॉलेज, ये सब के एग्जाम्पल के साथ हमने लास्ट क्लास में समझ लिया, क्लियर है एकदम। अब सेक्शन 6 के बाद 5 के बाद पढ़ते हैं सेक्शन 6, छोटा सा है। आज का हमारा पूरा फोकस सेक्शन 7 पे रहेगा, जो किसका है? इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कितने का? इनकॉर्पोरेशन। 25,000 रुपये का सेक्शन है। कितने का है? कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का सीए 25,000 रुपये लेता है आज की तारीख में, कोटा में, मुंबई में ज़्यादा भी ले सकता है, ठीक है। तो कोटा में क्या रेट चल रही है अभी? 25,000 रुपये। तो कितने का सेक्शन है ये? 25,000 रुपये का सेक्शन। उससे पहले ये चुन्नू सा 6 पढ़ लेते हैं। चुन्नू सा 6 क्या कहता है कि आपको हमने इतने बड़े बड़े मेमोरेंडम बनवा दिए, इतने बड़े बड़े आर्टिकल बनवा दिए, इतने बड़े बड़े आप एग्रीमेंटें बनवाते हो, एसआर पास करते हो, ओआर पास करते हो, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा पापा है, सबसे बड़ा एक्ट है। आप इन मेमोरेंडम में, आर्टिकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं लग सकती जो एक्ट से परे हो, एक्ट से ऊपर हो। एक्ट इन सबको ओवरराइड कर देगा। तो तुमने कल अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में कुछ भी उल झलूल बातें लिख दी, तो इसका ये मतलब मत समझना कि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल बहुत बड़े हो गए क्योंकि रजिस्ट्रार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। रजिस्ट्रार ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया हो, लेकिन उस मेमोरेंडम में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो एक्ट में नहीं लिखी हुई, या एक्ट कुछ और बात करता है, तो एक्ट की सुनी जाएगी, आपके मेमोरेंडम की नहीं सुनी जाएगी। तो ये सेक्शन ये कहता है एक्ट विल ओवरराइड ऑल योर मेमोरेंडम, ऑल योर आर्टिकल, ऑल योर एग्रीमेंट, ऑल योर रिजोल्यूशन, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ। एक्ट सबसे ऊपर है। कितना समझदारी के साथ इस सेक्शन को आगे ही डाल दिया गया है, 6 नंबर पे ही डाल दिया गया है, तो आगे अभी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, तो वहां पे आप कुछ भी उल झलूल लिख भी दोगे तो एक्ट बोलेगा नहीं, पहले एक्ट की सुनो। कहीं पे एक्ट साइलेंट है तो मेमोरेंडम की सुनो, आर्टिकल की सुनो, लेकिन जहां एक्ट बोलता है वहां एक्ट की सुनो। समझ गए बच्चों? फिर वहां तुम एंट्रीचमेंट डाल के भी उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, एक्ट तो सबसे ऊपर है। एक्ट ने किसी चीज में ये लिख दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, नॉट विद स्टैंडिंग ऐसा लिख दिया कि किसी में भी कुछ भी लिखा हो, तो फिर तो कंपनीज एक्ट की पहले सुनी जाएगी। पढ़ो, टिक कर लो फटाफट, पीडीएफ नहीं है आज अपने पास, छोटा सा है। एक्ट विल हैव अ ओवरराइडिंग इफेक्ट। किस किस को ओवरराइड करेगा एक्ट? मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन, सबको। और नीचे एक एग्जाम्पल के ऊपर वाली लाइन टिक कर लो, एनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट टू द एक्सटेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन शैल बी वॉइड एंड नल। मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, रिजोल्यूशन में, एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी चीज लिखते हो जो एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, तो वो वॉइड मानी, बाहर में जाए तुम्हारा मेमोरेंडम,
जहन्नम में जाए तुम्हारा आर्टिकल। सबसे ऊपर क्या है? एक्ट है। सबसे ऊपर क्या है? एक्ट। अब अपन लाइन से चल रहे बच्चों, अपन ने 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 इस पागल के बच्चे ने वहां दे रखा था इनकॉर्पोरेशन पे। पेज नंबर देखो अब 7 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लाइन से चलेंगे, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे रिवर्स लाओ, रिवर्स लाओ। 2.10 आवाज आई है मुझे, 2.10 आ गया। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन। लाइन से पढ़ने में क्या मजा आता है और सेक्शन याद भी रहते हैं, ठीक है। ये उल जलूल, ये पहले बोला था वैसे तो मैंने कि अगले के चैप्टरों में तो ये खुद भी लाइन से ही जमा के देगा, पता नहीं इस चैप्टर में क्यों तितड़ बितड़ कर रखा है इसने, ठीक है। और कायदे से देखा जाए तो सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन आएगा, तो मैं इसमें तुम्हें कहूँगा मेमोरेंडम फाइल करो, आर्टिकल फाइल करो, तो पहले तो यही पढ़ाना चाहिए ना मेमोरेंडम होते क्या है। सेक्शन सीक्वेंस में बिल्कुल सही जमे हुए, इसने पता नहीं क्यों सीक्वेंस उल्टा सुल्टा कर रखा है। अब मैं आपको पहले 7 पढ़ाता और इसमें बोलता मेमोरेंडम फाइल करो, आर्टिकल फाइल करो, क्या होते हैं? तो पहले पढ़ा दूं ना मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल क्या है, अब फाइल कर दो इसको और कंपनी स्टार्ट कर लो। तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पहले छोटे से समझते हैं। मेरी तरफ देखिएगा, 25,000 रुपए का सेक्शन है। कितने रुपए का है? 25,000 रुपए का सेक्शन है। क्या करना होता है? पहले सबसे पहले आप लोगों को नाम रिजर्व करवाना है। पहला काम क्या? नाम रिजर्व करवा लो। नाम रिजर्व करवाने के बाद आप ये मेमोरेंडम आर्टिकल बनवा लो। आप बनाओ, पहले ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट करने के बाद किसी भी सीए वगैरह के पास जाओ, चेक करवाओ उससे, वो एक डिक्लेरेशन देगा कि ये सब सही है। वैसे तो कोई भी बंदे की खुद की इतनी ताकत नहीं हो खुद बना ले, ये कहते हैं खुद बना लो, फिर सीए से होता रूल क्या है, सीए ही बनाता है, वो ही खुद डिक्लेयर कर देता है ये सब सही है, उसने ही बनाया है, ठीक है। तो रूल क्या है, आप बना के उससे जाओ, वेरीफाई करवाओ, ठीक है। एक विटनेस भी होना चाहिए आपके सामने। फिर जो भी सब्सक्राइबर होगा वो पहले डिसाइड करेगा कि सब्सक्राइबर कौन होगा। फॉर्मेशन के लिए आपको पता ही है 2 लोग चाहिए, प्राइवेट में, पब्लिक में 7 चाहिए, ओबीसी में 1 चाहिए। अब सीए ने डिक्लेरेशन दे दी, आपने मेमोरेंडम वगैरह ड्राफ्ट कर दिया, नाम पहले से रिजर्व हो ही रखा है। फिर अब ये सारे मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह आरओसी को फाइल करो, रजिस्ट्रार को फाइल करो। रजिस्ट्रार कौन सा वाला पकड़ना है? वेरी गुड, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, क्योंकि जुरिस्डिक्शन हमेशा कहां से पता चलती है? रजिस्टर्ड ऑफिस से, इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है और मेरा सीए मैंने दिल्ली का ले रखा है, कहा यहाँ तो साले बावले सीए हैं, ठीक है, दिल्ली में बढ़िया काम होता है, तो मेरा सीए दिल्ली का ये है वो है, तो उसने क्या करा, वहां पे दिल्ली में फाइल कर दिया, तो गलत माना जाएगा, वहां का आरओसी रिजेक्ट कर देगा, जाओ कोटा जाओ, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का कोटा है, तो फिर कोटा आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया चीज रखी है, नहीं तो सब दूर दूर की जगह पे भागते, ठीक है। वो यहीं पे लेगा, यहीं करेगा, जुरिस्डिक्शन यहीं का लेना उसे। तो जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस है, आपका आरओसी भी वहीं का होगा, ठीक है। अब उस आरओसी के पास आप ये सारी चीजें फाइल करोगे, वो उनको वेरीफाई करेगा, देखेगा सब डॉक्यूमेंट सही है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद वो आपको एक सिन नंबर देगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। क्या देगा? जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। क्या होगा? जैसे AAPZP8911F, इस तरह का होगा। ये मेरा पेन नंबर था, ठीक है। तो इस तरह का होगा अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। और ये आपको दिया जाएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रेशन में फाइल किए हैं, ये आपको जिंदगी भर वाइंडिंग अब तक संभाल के रखने हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट में प्रोसेस आए तो ये ऐसे लिखना है 3-4 नंबर में, लॉन्ग में आए तो हर चीज को डिटेल में समझाना है। तो इसने शॉर्ट वाला भी दे रखा है, लॉन्ग वाला भी दे रखा है। पहले शॉर्ट वाला देखो, डब्बे बने हुए होंगे, डब्बे टिक कर लो। 1 नाम डिसाइड करो, 2 नाम रिजर्व करो, 3 मेमोरेंडम आर्टिकल बनाओ, 4 मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करो, 5 डायरेक्टर नॉमिनेट करो, क्योंकि हर कंपनी में डायरेक्टर होने जरूरी है, डायरेक्टर नॉमिनेट करो, 6 डिक्लेरेशन फाइल करो। ये डिक्लेरेशन सीए देगा, लिख दो वहाँ पे, सीए सीएस कोई भी दे सकता है। 7 स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करो। 8 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा। और लास्ट रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दो। सर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आप दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेमोरेंडम में तो सिर्फ स्टेट लिखा था, फिजिकल लोकेशन थोड़ी लिखते हैं मेमोरेंडम में। तो मेमोरेंडम में तो उसे स्टेट पता चलेगा कि राजस्थान में। अब राजस्थान में कोटा में है, कोटा में विज्ञाननगर में है, तलवंडी में है, कहाँ है, एड्रेस दो ना। क्योंकि अभी मैं आपको सेक्शन 12 पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा कि जो भी आप यहाँ पे एड्रेस दोगे वो वेरीफाई करने आएगा। सेक्शन 12 रजिस्टर ऑफिस का है, किसका है? तो रजिस्टर ऑफिस में वो वेरीफाई करने आएगा। तो आप यहाँ एड्रेस दोगे तभी तो वेरीफाई करने आएगा वो कि आपने सही में कंपनी खोली है ना, कोई जगह है ऐसी या ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। गली नंबर 9211, ठीक है,
खाऊ गली, रोड नंबर 420, ठीक है। तो ऐसी कोई लोकेशन है ही नहीं, तो ऐसे आप कुछ भी लिख दो तो इसलिए वो लोग आपको वेरीफाई करने आएंगे। ये याद रखोगे आप, एक बार देख लो जल्दी जल्दी शॉर्ट में क्या क्या है। पहले क्या करना है, नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है। नेचर मतलब वही प्राइवेट है पब्लिक है, सब्सक्राइबर 2 है कि 7 है, पहले सब्सक्राइबर होंगे। फॉर्मेशन तो वही करते हैं ना, ये फॉर्मेशन करने के बाद पहले नाम रिजर्व करो। नाम किस में आया था, मेमोरेंडम में। फिर नाम रिजर्व करने के बाद मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट करने के बाद फाइल करो। 2 अलग अलग स्टेप है, पहले ड्राफ्ट करना फिर फाइल करना। फिर 5वें नंबर पे डायरेक्शन, डायरेक्टर लेकर आओ कौन से है। 6ठा डिक्लेरेशन, ये भी फाइल करनी है। फिर 7वां स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करो, पैसा दो। और 8वां सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और लास्ट रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस बताओ। शॉर्ट में आई तो ये स्टेप लिखनी है लाइन से आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आ चुका है बहुत बार एग्जाम में, तो जब भी ब्रीफली एक्सप्लेन करके आ जाए तो ये लिखना है ब्रीफली, और ढंग से आ जाए पूरा प्रोसेस तो आप वो आगे समझते हैं। पढ़ो। सबसेक्शन 1 पहले बोलता है, ये तो पहली लाइन टिक कर लो बस। एप्लीकेशन देनी है आपको रजिस्ट्रार को जिस ज्यूरिसडिक्शन में आपका रजिस्टर ऑफिस आता है कि आपको कंपनी खोलनी है, बस ये एप्लीकेशन देनी है। इसमें कुछ भी और टिक मत करो, अगले पेज पे आ जाओ। अब मेन है ये, अब जब आप एप्लीकेशन दोगे, आपने इसमें सबसे पहले नंबर पे सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है एप्लीकेशन दो फॉर इनकॉर्पोरेटिंग आ कंपनी, और वो एप्लीकेशन किसको दो, आरओसी को। आरओसी कौन सा वाला, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। अब आओ 2 पे। अब इस एप्लीकेशन में आपको दुनिया जहान का डेटा देना है। ये जो सबसे पहले डेटा देना है आपको सब्सक्राइबर का। किसका, सब्सक्राइबर, सही है क्या। हाँ। तो ये जो सब्सक्राइबर होगा बेटा, अभी आपकी कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। एक बार आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो फिर कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा। फिर हमें कोई भी नोटिस देना होगा, कुछ भी फटकार लगानी होगी, पेनल्टी फाइन लगाना होगा, हम पहले तो कंपनी पे ही लगाएंगे, लेकिन अभी खुली नहीं है। तो अभी बीच में जितनी भी बार कोई चीज़ चेंज करनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो हमें सब्सक्राइबर से 1-on-1 मिलना पड़ेगा। तो सब्सक्राइबर का पूरा डेटा ढंग से दो। अगर सब्सक्राइबर एक इंडिविजुअल है तो उसका नाम, पता, एड्रेस, पैन नंबर, ये सब रटने मत बैठ जाना, सिंपल चीज़ें अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मतलब सुन लो तो आराम से खुद से लिखा जा सकता है। अगर सब्सक्राइबर एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो डायरेक्टर की डिटेल दो, सब्सक्राइबर एक एलएलपी है तो पार्टनर की डिटेल दो, इंडिविजुअल है तो खुद की डिटेल दो। क्या डिटेल दो, नाम, एड्रेस, सरनेम, ऑक्यूपेशन, इफ एनी। ऑक्यूपेशन जरूरी नहीं है ना, मैं तो कंपनी खोल रहा हूँ तो मेरा तो पहला ही काम है, तो मेरा और कोई ऑक्यूपेशन है ही नहीं। लेकिन कोई ऐसा बंदा कंपनी खोल रहा है जिसका ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशन है, मैं खोल रहा हूँ तो मैं तो एक कोचिंग भी है, अब मैं कंपनी खोल रहा हूँ तो बताना पड़ेगा कि मेरी कोचिंग है, इस जगह पर है, फलाना। पूरी मेरी बेसिक सी सारी डिटेल मुझे देनी है। थंब इम्प्रेशन देना है मेरा, थंब इम्प्रेशन, ठीक है। अब अगर अंगूठा लगाने में शर्म आ रही हो तो फिर डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर लो। साइन वाइन नहीं करने, तो साइन तो भी कोई भी कर देता है, कैसे भी कर देता है, कॉपी भी हो जाता है। तो थंब इम्प्रेशन जरूरी है, और थंब इम्प्रेशन नहीं तो फिर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप दे रहे होंगे तो आपके सामने एक विटनेस होना चाहिए। अब ये फिजिकली हो ना हो, लिख दो कि ये मेरे सामने रोहित खड़ा था तो रोहित के साइन, हाँ ये सब डिटेल मेरे सामने मेरे साथ में दी गई है और ये सब सही है, ये दे दो। ये सब्सक्राइबर की डिटेल है जो आपको देनी है। फिर अभी आगे आएंगी, एक सीए का डिक्लेरेशन भी देना है। ये तो सब्सक्राइबर की डिटेल है। फिर तीसरे नंबर पे आएंगी सीए का डिक्लेरेशन। सीए ये डिक्लेरेशन देगा कि ऑल द प्रोविजन ऑफ एक्ट हैज बीन कंप्लाइड, के एक्ट के सारे प्रोविजन बराबर कंप्लाई हुए हैं। ये मेमोरेंडम सही है, ये आर्टिकल सही है, ये है, ये जो भी है। अब ये डिक्लेरेशन में क्या बहुत पहले फजीते हुए कि भैया अगर सीए डिक्लेरेशन देखो और बाद में कोई चीज़ गलत निकल गई तो बात सीए पे भी आ जाएगी। तो इसीलिए हर सीए एक बहुत शानदार लाइन लिखता है, हाँ, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि ऑल द इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हैज़ बीन करेक्ट। मतलब जितना मुझे दिया गया है उस हिसाब से तो ये करेक्ट है। अब मुझे अगर रॉ इन्फॉर्मेशन ही गलत दी गई है तो फिर ये भी गलत है, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ये डेटा मैं टैली कर रहा है। जैसे अगर आपने मुझे कहा है कि इसका नाम मुर्तुज़ा है तो आधार कार्ड में भी मुर्तुज़ा है और इसका भी मुर्तुज़ा है, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज़ करेक्ट। लेकिन अब इसका नाम मुर्तुज़ा है ही नहीं, इसने तो आधार कार्ड भी फर्जी बना रखा था, तो मेरी क्या गलती है इसमें। अब मैं क्या इसके घर जाके चेक करूँ
आधार कार्ड वाले के पास जाऊँ, ई मित्र वाले के पास जाऊँ, ऐसा मिलाऊँ इसका चेहरा, हाँ तू ही है ना वो, ठीक है, तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी उस हिसाब से ये सही है। अब तुम्हारी दी गई इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाए तो फिर उसके लिए कोई सीए लायबल। तो सीए अपनी डिक्लेरेशन बहुत समझदारी से, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अपनी फ्रेटर्निटी में। अपन इनकम टैक्स को भी कोई लेटर लिखते हैं, कोई जवाब लिखते हैं, जीएसटी में हमें बहुत बार लेटर लिखने होते हैं, तो हमारे शब्दों का चयन बहुत ज़बरदस्त होता है सीए का, ठीक है। ये शब्दों से ही तो खेलना होता है हमें, है तो हम चोरी, ठीक है। चलो देखो, अब ईच सब्सक्राइबर शेल ऐड, क्या क्या लगेगा, नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, एटलीस्ट एक विटनेस होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, टिक करते जाओ, बस जो बोलता जा रहा हूँ, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए अगर वो इलिटरेट है तो, ठीक है। और बाकी कंपनी खोल रहे हो तो इलिटरेट तो होंगे नहीं, और थंब इम्प्रेशन तो ये सब में ही मांगते हैं, ठीक है। नहीं मांगते तो फिर क्या मांगते हैं, डिजिटल सिग्नेचर मांगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो डायरेक्टर की डिटेल देनी पड़ेगी, अगर आप एलएलपी हो तो पार्टनर की डिटेल देनी पड़ेगी। इसने खुद ही बोल्ड कर रखी है सब चीज़ें, ठीक है। और ये लास्ट वाला ई और एफ ध्यान से सुनना, अगर आपके मेमोरेंडम में जो ये किसकी डिटेल दे रहा हूँ मैं, याद रखना, सब्सक्राइबर। कौन है सब्सक्राइबर, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7, भूलना मत जिंदगी भर कभी भी। सब्सक्राइबर बोलूँ तो यही याद आना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7, ओबीसी में। सब्सक्राइबर आर द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएट द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंपनी। तो कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसेस इनिशिएट करते वो कौन कहलाते हैं, इनका मेमोरेंडम में भी कोई क्लोज था क्या, अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, हाँ। कैपिटल में सब्सक्रिप्शन क्लोज इनका ही था, इसमें इनको ये बताना था कि हर सब्सक्राइबर ने एक शेयर लिया है और उसके पैसे दे दिए हैं, जो भी शेयर का पैसा बनता था। चलो फ्री दिए हैं तो फ्री लिखना है वहाँ पे। चलो अब ये सुनो तुम, ई वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट किसका था, सब्सक्राइबर अगर इंडिविजुअल हो, बी वाला पॉइंट थंब इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर, सी वाला पॉइंट बॉडी कॉर्पोरेट हो तो डायरेक्टर की डिटेल देनी है। कौन बॉडी कॉर्पोरेट हो, सब्सक्राइबर अगर बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी अगर बॉडी कॉर्पोरेट, सब्सक्राइबर अगर एलएलपी हो तो पार्टनर की डिटेल देनी है। और लास्ट, अगर सब्सक्राइबर एक फॉरेन पर्सन हो तो, बाहर का बंदा हो, वन ऑफ द सब्सक्राइबर, सारे तो बाहर के हो नहीं सकते, तो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। फिर अब 7 लोग हैं प्राइवेट कंपनी में, 6 तो इंडिया के हैं, एक जेकब है तो बाहर का है, तो फिर उसको क्या क्या देना है, उसको भी वही डिटेल देनी जो उन लोगों ने दी है, बस उसकी नोटेरी करवानी पड़ेगी। किसकी क्या बनानी पड़ेगी, नोटेरी हर जगह हो जाती है। जैसे अभी अपन गुमानपुरा में जाते हैं तो गुमानपुरा में पेट्रोल पंप था, इसके वहाँ पे नियो करके, ठीक है, वो आपको स्टैम्प दे देगा, और उस गली में जैसे ही आप जाओगे तो लाइन से वकील बैठे हुए हैं, वो सब नोटेरी करते हैं, ठीक है। इतनी फर्जी में नोटेरी होती है कि मतलब नोटेरी का रूल ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है उसका फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, वो होगा, उसका आधार कार्ड वगैरह होगा, उसके साथ उसको चेक किया जाएगा चेहरे वेरे के साथ, फिर उसके रजिस्टर में एंट्री होगी, फिर सील ठप्पे लगेंगे, फिर एक वकील साइन करेगा, फिर आपको पेपर देगा, फिर वो कहलाएगा कि ये पेपर की नोटेरी हो गई। और यहाँ इतना फर्जी वाला लगा रखा है कि मैं मेरे पेपर इस मेरे लड़के को देके भेजूंगा जहाँ नोटेरी कराया, और मैं फ़ोन कर दूंगा उसको तो नोटेरी कर देगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए ये सब। मतलब उस नोटेरी के बेसिस पे रजिस्ट्रार ये मान लेगा कि ये फॉरेन पर्सन वही है जिसकी डिटेल दी गई है, लेकिन अब वो नोटेरी अगर फर्जी में हो गई है तो दिक्कत है। तो देखो, where subscriber to a foreign national is a resident outside India, then his signature, address, memorandum में आर्टिकल सब देना पड़ेगा, proof of identity, मतलब जो ऊपर दिया वो सब देना पड़ेगा, but it shall be notarized by a notary, नोटेराइज करवाना पड़ेगा नोटेरी से। नोटेरी कौन होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। ये नोटेरी का पावर अपने पास नहीं है, सीए के पास, सीएस के पास, सीए इनके पास नहीं है। ये नोटेरी सिर्फ कौन करेंगे, लॉयर करेंगे, एडवोकेट करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। आज लोग क्या करते हैं, सीए लोग एक एलएलबी की भी कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे सीए ने एलएलबी कर ली है अभी। लॉ अपन को बहुत सारी तो लॉ आती है, ठीक है। जैसे मेरा बड़े दिनों सालों से मन है कर लूँ, एक जना साथ में मिल नहीं रहा, ठीक है, तो लोग सीए बन जाओ तो अपन साथ में मिलके कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो एलएलबी करने का एक फ़ायदा क्या होता है कि एक एलएल लॉ की डिग्री आ गई अपने पास, तो ये जो बहुत सारे लॉ से रिलेटेड काम होते हैं जो एडवोकेट ही कर सकते हैं, तो वो भी सीए कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है कि एलएलबी के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, वो अपना ही सीए इज़ इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो ये डिग्री वहाँ लग जाती है तो एडमिशन मिल जाता है। फिर 2 साल का होता है, बस उसमें सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है, डिस्टेंस लर्निंग होती है, कोर्स वोर्स सब। आधी से ज़्यादा लॉ तो यही होती है जो अपन पढ़ते काफ़ी सारी, कुछ नहीं आती है,
ठीक है। लेकिन होता सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, लॉ ही होता है, मतलब वो तो वही करेगा जिसको फिर सिर्फ लॉ में ही इंटरेस्ट हो, ठीक है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं उसमें, ठीक है। चलो तो आगे आते हैं, LLB हो गया, ई वाला पॉइंट हो गया। अब F वाला पॉइंट, अब जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है, अगर वो फॉरेन पर्सन आउटसाइड इंडिया है लेकिन वो इंडिया में विजिट करने आया था और यहाँ पे कुछ अच्छा लगा उसे और उसने यहाँ कंपनी स्टार्ट कर ली, तो उसको अपना बिजनेस वीजा वगैरह ये सब दिखाना पड़ेगा। सो इफ अ पर्सन सब्सक्राइबर इज अ फॉरेन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, था वो फॉरेन नेशनल, रेसिडेंट भी आउटसाइड इंडिया था बट विजिटेड इंडिया, इंडिया घूमने आया था, एंड इंटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, और उसको लगा है कंपनी खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सच केस उसका इनकॉर्पोरेशन अलाउड है लेकिन उसके पास वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब आपको एक परफॉर्मा दे रखा है, बेटा इसको पॉज कर दो, हाँ जीशान भैया, चलो अल्लाह, ये F तक पॉइंट हो गए, पीछे आओ। एक ने ना बीच में थोड़ा सा परफॉर्मा दिया है, देखो इस तरीके से डिक्लेरेशन देते हैं, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इस वाले कॉलम में नाम वाम है, फिर यहाँ पे उसने कितने शेयर लिए हैं वो है, फिर यहाँ पे उसके साइन वगैरह है, इस तरीके। ये कोई मतलब ड्राइंग करने का तो पेपर है नहीं जो ये सब बनाने को आएगा, तो आओ पीछे, ठीक है। अब अगला नंबरिंग करते जाना, नंबरिंग। पहला पॉइंट जो था ना हमारा, सबसेक्शन भले तुम याद मत रखना लेकिन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट 1 था हमारा, है ना, और फिर उसके बाद सब्सक्राइबर की जो डिटेल थी वो हमारा 2 पॉइंट था, और अब पेज टर्न करो और 2.14 पे आओ, और अब थर्ड पॉइंट है हमारा डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। अब एक डिक्लेरेशन कौन देगा? हमारे प्रोफेशनल लोग और डायरेक्टर लोग। अंडरलाइन करो, क्या डिक्लेरेशन देंगे? मैंने बोल ही दिया कि ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट हैज बीन कंप्लाइड, क्या सारे प्रोविजन कंप्लाई करें। देख, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म, दिस फॉर्म याद नहीं रखना हमें, एंड हैव बीन कंप्लाइड, कंप्लाइड भी हुई है और फाइल भी हुई है, ठीक है। ये कौन देगा डिक्लेरेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड द पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर है वो भी देगा। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनको एक डिक्लेरेशन और देनी है। पहले जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी वो एक तरीके से डिटेल थी, उनकी नाम, पता, एड्रेस वगैरह ये सब। इन्होंने जो डिक्लेरेशन दी है वो ये दिए कि हमने एक्ट के सारे प्रोविजन को कंप्लाई, हमने मतलब कंपनी ने एक्ट के सारे प्रोविजन को कंप्लाई किया है। और अब चौथी जो डिक्लेरेशन आती है इसके बाद चौथे नंबर पे एक डिक्लेरेशन और है, ये डिक्लेरेशन कौन देंगे? सब्सक्राइबर्स देंगे एंड फर्स्ट डायरेक्टर देंगे। ये सीए नहीं देगा, कौन देगा? सब्सक्राइबर। और क्या डिक्लेरेशन देंगे इधर देखो। अब ये ना, ये डिक्लेरेशन भी थोड़ी सी मतलब ऐसी लगती है कि यार ये कौन, इसमें झूठ, इसमें सच कौन लिखता होगा। ये हमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि हमने कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कभी तोड़ा नहीं है, वी हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी, हम कभी भी गिल्टी नहीं पाए गए, हमने कभी भी कोई ऑफेंस नहीं किया। तो मैं ये लिखूंगा किया है, एक बार किया था, ठीक है, याद आ रहा है, लिख दिया, सॉरी, ठीक है, हैव करूंगा नहीं, मैं यही लिखूंगा, नहीं किया मैंने। ये हमसे क्या डिक्लेरेशन मांग रहे हो? तुम चेक करो कि हमने किया है कि नहीं किया, लेकिन हमसे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि कल आपके ऊपर कोई फ्रॉड पकड़ाई में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि आपने जब ये पहले फ्रॉड किया था फिर आपने कंपनी स्टार्ट करी, ये करने के बावजूद भी, तो ये बोल देंगे कि वो बंदा बोल देगा कि आपने कब मना किया है कि हम कर नहीं सकते? आपने कभी मना किया है? ठीक है, हमने पहले एक कंपनी में फ्रॉड किया था लेकिन अब वो नहीं चली तो हमने दूसरी खोली, आपने मना थोड़ी ना किया है कि हम नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन भी मांग रहे हैं, ठीक है। ये किसी से करवाना नहीं है, आपको खुद ही डिक्लेयर करना है कि मैंने ये पाप नहीं किए हैं। कौन से पाप? देखो, अ डिक्लेरेशन इन ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर, सबको डिक्लेरेशन देना है, करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के हिसाब से कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है कि ही हैज नॉट कन्विक्टेड, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मिसफीजेंस नहीं किया। मिसफीजेंस का मतलब था ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी से ना करना, मिसफीजेंस। क्या? मिसफीजेंस, ठीक है, आगे लिखा हुआ भी है, और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कोई तरह का ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया, इस लॉ में भी नहीं किया और प्रीवियस लॉ में भी नहीं किया ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। उसके पहले किया हो तो चलेगा, ठीक है, उसके पहले किया हो तो चलेगा, लास्ट 5 year में नहीं किया है मतलब अब सुधर चुके हो। उसके पहले कभी 20 साल पहले किया था तो हमेशा पकड़ के बैठ जाओगे क्या? 20 साल पहले मैंने कोई कंपनी से की, कोई प्रोविजन तोड़े थे, कोई फ्रॉड किया था, उसके लिए मुझे जेल भी हो गई, मैं जेल भी काट के आ गया, अब दूसरी कंपनी खोलना चाहता हूँ, नहीं तूने तो वो फ्रॉड किया था ना, तेरे को नहीं खोलने देंगे, ठीक है। तो शनि भी 7.5 साल की होती है,
यहाँ सनी 5 साल की है, तो अगर मैंने कोई कांड किया है तो 5 साल तक मैं दोबारा कंपनी नहीं खोल सकता, उसके बाद खोल सकता हूँ। समझ गए बच्चों? तो ये बहुत मजाकिया पॉइंट है, क्योंकि ये डिक्लेरेशन आपसे ही मांग रहे हैं खुद कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया। तो मुद्दे की बात क्या है कि मैं मना थोड़ी करूं, मैं तो हाँ ही बोलूंगा, हाँ मैंने नहीं किया, ठीक है। आगे ऐसी एक चीज क्या होती थी कि अपन जब इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो इलेक्शन में हमें जब एफिडेविट फाइल करना होता है तो उसमें नॉमिनेशन के पेपर्स में हमें लिखना होता है हमारे पास कौन से केस है ना। तो वो केस की जानकारी लोग गलत देते थे। तो एक एनजीओ थी एडीआर करके, नाम सुना हो शायद तुमने, एडीआर फुल फॉर्म है उसकी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एडीआर, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त एनजीओ है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांड चला है, अभी सुना होगा तुमने, चर्चा में अभी इसका खुलासा भी एडीआर ने ही किया था। इसकी जो केस फाइल करी थी वो सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने करी थी, और कितना बड़ा फ्रॉड है इलेक्टोरल बॉन्ड का, ठीक है। तुमने कभी देखा होगा वीडियोस वगैरह, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बॉन्ड, मतलब ज़बरदस्त फ्रॉड है, ज़बरदस्त फ्रॉड, ठीक है। अब खैर, तो वो एडीआर ने कुछ सालों पहले ये कहा भाई कि हमें जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनका हमारे पास डेटा होना चाहिए कि उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस है, कितने दूसरे तरह के केसेस है, ताकि हमें ये तो पता रहे कि जो लोग आ रहे हैं, जो फाइल कर रहे हैं अपने नॉमिनेशन, इनके खिलाफ क्या केस है, ताकि लोग अपना वोट उस हिसाब से दें। तो ये एडीआर कभी भी अभी इलेक्शन में होंगे लोकसभा के, अब जितने भी एमपी सिलेक्ट होकर आएंगे इनका डेटा देखना एडीआर डालेगा, कितनों के खिलाफ ये केस थे, कितनों का, वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा, ठीक है। लेकिन वो जैसे मैंने कहा था ना, सूचना का अभाव इतना है हमारे देश में कि कोई ये सब चीज़ें देखता ही नहीं है। कायदे से हमें वोट डालना है, अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो देख ही सकता हूँ मैं, कम से कम 2 यहाँ पे जो बड़े नेता खड़े होंगे उनका पूरा डेटा एडीआर देगा कि इनके खिलाफ क्या केसेस है, क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कितनी है, कितनी बार इनके खिलाफ फाइल लगे हैं, कितनी पेनल्टीज लगी है, सब एडीआर देगा। ऐप भी है इसका, उस ऐप पे आप माई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर माई कैंडिडेट को सर्च कर सकते हो, और जब आप माई कैंडिडेट में जाओगे तो एक एक कैंडिडेट का आपको डिटेल मिलेगा। एटलीस्ट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो तो इस चीज़ को यूज़ करना, ठीक है। कि हमारे वोट की बहुत ताकत होती है, और कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ अपने लेवल पे कितना बड़ा काम कर रही है कि डेटा कलेक्ट करके डाल भी रही है। अब देखना तो हम इतना तो कर ही सकते हैं, और देख के हम हमारे हिसाब से हमारा वोट डिसाइड करें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सब उल्टी हो चुकी है। रूल तो ये होता है कि हमें अपना एमपी डिसाइड करना है, वो लोग मिलके पीएम डिसाइड करेंगे। हमने पीएम डिसाइड कर रखा है, एमपी से मतलब ही नहीं है। बाहर में जाए काला कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा तो उसको वोट दे देंगे, ठीक है। तो रूल ही सिविक्स में हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि हमारा काम क्या होता है, हम अपने एरिया का एमपी डिसाइड करते हैं, सारे एमपी आते हैं और वो 543 मेंबर्स मिलके पीएम डिसाइड करते हैं। पूरे देश ने पीएम पहले ही डिसाइड कर रखा है, यहाँ पे तो तुम कुछ भी खड़ा कर दो हम तो उसको भी वोट दे देंगे, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए कायदे से। चलो अब वीडियो अलग रिकॉर्ड हो रही है यार, ये फायरन मत करना, ये वाली पब्लिक नहीं करनी है, ध्यान रखना। कटवट नहीं होता भाई। खैर अगर मेरे कहाँ कोई छापा वापा पड़ा तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा। चलो नेक्स्ट 5th पे आते हैं। अब ये तो बताया ही था आपको, एक एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस देना है। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस क्यों? क्योंकि जब तक आपका रजिस्टर ऑफिस खुल नहीं जाता तब तक के लिए आपको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस देना है, ताकि वहां पे आपको सारी जानकारी मिल सके। जैसे अभी ये लोग बोलेंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट गलत है, तो वो हमसे बोलेंगे कि अब रजिस्टर ऑफिस तो खुला नहीं है, अभी कंपनी खुली नहीं है ना, तो एक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना है जहां पे हम आपसे वार्तालाप कर सके, कोई भी टेम्पररी एड्रेस, ठीक है, वो देना है आपको। छठा, जो भी आपके फर्स्ट डायरेक्टर है, जो डिटेल आपने सब्सक्राइबर की दी थी वो के वही डिटेल फर्स्ट डायरेक्टर की भी दो। जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सरनेम, उसका ऑक्यूपेशन, उसका डिन नंबर, पैन नंबर नहीं, उसका क्या, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर डायरेक्टर को मिलता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी और ये सब चीजें। और साथ में उसको उसका इंटरेस्ट भी देना है कि अगर उसने किसी कंपनी में कोई स्टेक ले रखा है तो उसमें कितना ले रखा है स्टेक। ये मना नहीं है, आप ले सकते हो। एक डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी स्टेक ले सकता है। जैसे अगर मैं किसी एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर बन रहा हूं और मैं वाई लिमिटेड में ऑलरेडी डायरेक्टर था, या मैं वाई लिमिटेड में शेयर्स ले चुका हूं, तो मेरे को कोई मना ही नहीं है, बस इसका पर्टिकुलर मुझे फाइल करना है।
कि आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के पहले मैं इन और 5 कंपनियों में भी स्टेक रखता हूं, इसमें मेरा इतना शेयर है, इसमें मेरी इतनी इक्विटी है, इतने मेरे प्रेफरेंस शेयर है, इतने मेरा डिवेंचर है, इतने के मेरे म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फाइल करनी है। समझ गए बराबर? इसमें एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, लास्ट चीज आज के लिए, अगर मैं ये इतनी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये सब तुम्हें बताने बैठूंगा तो कुछ डायरेक्टर ने तो बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा होता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक रूल डाल दिया कि अगर आपका किसी कंपनी में 1% या उससे ज्यादा स्टेक होना, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन रूल में लिखा हुआ है, याद रखना, सेक्शन में नहीं लिखी हुई ये बात, आपका किसी कंपनी में 1% या उससे ज्यादा स्टेक होना तो ही डिक्लेरेशन दो, अदरवाइज डिक्लेरेशन। अभी मैंने छोटी छोटी कंपनी में 5,000 के शेयर खरीद रखे हैं, किसी कंपनी में 10,000 के शेयर खरीदे, सब ये क्या बताऊं मैं, कोई बताने की चीज़ है क्या? सब करते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो ये सब चीज़ें बताने के लिए कम से कम एक इतना स्टेक होना चाहिए जिससे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो, तो कम से कम 1% हो तो आपको बताना है। समझ गए बच्चों समझ गए? ये डिक्लेरेशन आपने फाइल कर दी। अब उसके बाद वाला पेज काट दो, ये देखो इसने लिखा है क्या क्या फाइल करते हैं, नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी, ये तो पूछेगा नहीं, बताओ क्या क्या चीज़ें फाइल करते हैं। आओ आगे आ जाओ, आगे अगले पॉइंट पे आ जाओ, उसको 7वां पॉइंट नाम दे दो इशू ऑफ सर्टिफिकेट। क्या दे दो? आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से फाइल किए हैं, तो उसके साथ आपको पेन में सर्टिफिकेट का एक कॉपी भी बना रखा है। देखो ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है, अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखा हुआ होता है और ये सारी डिटेल होती है, ठीक है। और अगले पॉइंट पे आओ, 8th पॉइंट पे सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको सिन नंबर भी मिल जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा ये सेक्शन और रह गया है, चलो कल ही देख पाएंगे अपन इसको, और सेक्शन 8 भी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, बंद कर दो बच्चों।